देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आता है नोड्स। नहीं, नोड्स क्या है भाई? तो नोड्स का मतलब आप जानते हैं, हाँ सही बात है, परमाणु के अंदर का वैसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। नहीं, परमाणु में वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए उसी जगह को नोड्स कहते हैं। चलो, तो सबसे पहला बात हम लोग को समझ में आता है कि नोड्स क्या है। नहीं, तो नोड्स के लिए हम लोग को समझ में आया, क्या समझ में आया? यहां पर लिखे अगर, तो नोड्स का मतलब हुआ कि परमाणु के अंदर का वह जगह, ठीक है। तो कोई पूछता है कि नोड्स क्या है भाई, तो नोड्स तो बड़ा आसान सा चीज है, परमाणु के अंदर का वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो। यानी वैसा जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, नहीं उसी जगह क्या कहते हैं, नोड्स। जैसे नॉर्मली अगर फोटो में देखें, जो नॉर्मली फोटो हम लोग परमाणु का समझते हैं, तो समझते हैं कि ये नाभिक है, नाभिक के बाहर हम लोग का कक्ष होता है, नाभिक के बाहर हम लोग कक्ष होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, कक्षों में पाए जाते हैं। नहीं, तो दो कक्षों के बीच का जो जगह है वो नोड्स कहला सकता है, वो क्या कहला सकता है, नोड्स। ठीक है। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, 0। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी पाए जाएंगे तो कक्ष में ही पाए जाएंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए उसी जगह क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन परमाणु का जो फोटो है वो इतना आसान नहीं होता है। नहीं कि नाभिक बना दिए चुपचाप वो कक्ष खींच दिए, नहीं दो कक्ष खींच दिए, ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, परमाणु के बारे में बड़ा डिटेल पढ़े, समझ में आता है कि भाई कक्ष होता है, कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है, उपकक्ष के अंदर कक्षक होता है, ये हम लोग पढ़े। इसके अलावा हम लोग पढ़े कि भाई जो कक्षक होता है उस सबका आकृति अलग अलग होता है। नहीं, एस कक्षक का आकृति गोलाकार होता है, पी कक्षक का आकृति डम्बेल होता है, डी कक्षक का आकृति डबल डम्बेल होता है। तो कहने का मतलब है कि परमाणु देखने में जो हम फोटो खींच देते हैं, क्या एक्चुअली परमाणु ऐसा है? नहीं, ये गोलाकार ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन जब इसके अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा कहानी है। नहीं, जब परमाणु के अंदर हम घुसते हैं, नहीं स्फीयर की तरह है, गोल देखने से ऊपर लगता है, लेकिन जब उसमें अंदर घुसते हैं, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो उतना हम लोग को डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग को समझना है सबसे पहले कि नोड्स क्या कहते हैं। नहीं, तो नोड्स समझ में आया कि परमाणु के अंदर का वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो उसी जगह को नोड्स कहते हैं। सिंपल सा बात है, कोई भी समझ सकता है कि नोड्स क्या है, तो जगह का नाम है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। दिक्कत है? चलिए, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो जगह भी क्या है, नोड्स है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब नोड्स देखें अगर, तो नोड्स को दो भागों में बांटा गया है। नहीं, एक को कहा गया है स्फेरिकल नोड्स, ठीक है, और स्फेरिकल नोड्स को ही रेडियल नोड्स भी कहा जाता है। ठीक है। एक आपका होता है एंगुलर नोड्स, जिसको प्लेनर नोड्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। तो नोड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, किसी परमाणु में दो तरह के नोड्स पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना है कि स्फेरिकल नोड्स अगर आपको निकालना है या रेडियल नोड्स अगर आपको निकालना है किसी परमाणु के अंदर, तो आप उसका फॉर्मूला है n-l-1। नहीं, n-l-1, जहां पर n का मतलब पहले ही जानते हैं, कक्ष संख्या। नहीं, हम यहां लिख सकते हैं, थोड़ा इसको पहले हटा दिया जाए। चलिए, ध्यान दिया जाए, यहां पर अगर देखें हम लोग तो जो n लिखा हुआ है, ये जो हम लोग का n लिखा हुआ है, इस n का मतलब क्या है,
n बराबर है कक्ष संख्या, और यहां जो l लिखा हुआ है यह है उपकक्ष या दिंगसीय क्वांटम संख्या। नहीं, इसको आप उपकक्ष भी बोल सकते हैं, उपकक्ष, या इसको क्या बोलेंगे, अच्छा हम लोग एल का मान सबके लिए जानते हैं, आपको याद है ना? नहीं, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लिखे अगर, तो एस के लिए एल का मान 0 होता है, नहीं पी के लिए 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है, और एफ के लिए एल का मान 3 होता है। ये तो आप जानते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं तो एल का मान याद रखना होता है भाई, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ठीक है, चलो, तो एन का मतलब कक्ष संख्या, एल का मतलब दिंगसीय क्वांटम संख्या, और 1 तो एक नंबर है। ठीक है, फिर देखो, अगर किसी परमाणु में एंगुलर नोट्स या प्लेनर नोट्स निकालना है, नहीं तो उसका फॉर्मूला क्या है, एल। नहीं तो एल का मतलब तो हम जानते ही हैं, उपकक्ष या दिंगसीय क्वांटम संख्या, और सबका वैल्यू भी जानते हैं, इतना में दिक्कत है? तो कहा गया कि किसी भी परमाणु में 2 तरह के नोट्स पाए जाते हैं। एक प्रकार के नोट्स ऐसे होते हैं जिनको स्फेरिकल नोट्स या रेडियल नोट्स कहते हैं, और एक नोट्स होते हैं जिनको एंगुलर नोट्स या प्लेनर नोट्स कहते हैं। एंगुलर नोट निकालने का, सॉरी, रेडियल नोट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस 1, और जो एंगुलर नोट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो एल होता है। अब अगर हमको टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है, नहीं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, नहीं तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएगा। नहीं तो अगर दोनों को जोड़ दें तो n माइनस एल माइनस 1 और प्लस एल, दोनों को जोड़ दिए, एल से एल क्या होगा, कट जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या आएगा, n माइनस 1। निकाल सकते हैं? नहीं तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स का वैल्यू जो आया वो आपको आ गया n माइनस 1। इतना में दिक्कत है? अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। हाँ, स्फेरिकल नोट्स का मतलब समझते हैं और एंगुलर नोट्स का मतलब समझते हैं। देखा जाए, देखो तो जैसे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, देखा जाए हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं स्फेरिकल नोट्स की। तो अगर स्फेरिकल नोट्स की बात करें कि स्फेरिकल नोट्स क्या होता है, नहीं तो किसी भी एटम, कोई भी आप एटम ले लो, नहीं, और एटम से हम लोगों का अगर स्फेरिकल नोट्स का मतलब हुआ कि एटम से r दूरी पर जाएं, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, नहीं, अब इससे आप r दूरी पर गए, ये हो गया आपका r, नहीं r दूरी पर गए, फिर इधर भी आप r दूरी पर गए, फिर इधर भी आप r ही दूरी पर गए, फिर इधर भी आप r दूरी पर ही गए, फिर इधर भी आप r दूरी पर ही गए। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है, ये हम सब दिशा में जा रहे हैं, इधर भी ऊपर भी आ रहे हैं r डिस्टेंस पे, ठीक है, सभी डायरेक्शन में हम लोग r दूरी पर गए, तो एक स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। नहीं तो आप मान लो कि अगर हम लोग न्यूक्लियस से आगे बढ़ना शुरू किए, तो जब न्यूक्लियस से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, नहीं तो न्यूक्लियस से जस्ट आगे बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मिलना, न्यूक्लियस से आप बढ़ना शुरू किए कि इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गया, नहीं तो मान लो कि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, नहीं तो ये तो आपका नोट्स नहीं होगा, ये नोट्स नहीं होगा, नहीं, लेकिन आप इससे r डिस्टेंस पे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 हो गई, नहीं तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, आपका नोट्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो स्फेरिकल नोट्स का मतलब होता है, या रेडियल नोट्स रेडियस से रिलेटेड है, नहीं यानी न्यूक्लियस से r दूरी पर, न्यूक्लियस से r दूरी पर हमको एक ऐसा स्फेरिकल शेप मिलता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। मेरी बात समझ आ रही है? न्यूक्लियस से आगे बढ़ने पर
r दूरी पर आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसा स्फेरिकल शेप मिलता है, एक ऐसा गोलाकार आकृति मिलता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो जाती है। नहीं तो उसी जगह को हम लोग स्फेरिकल नोड्स कहते हैं, गोलाकार नोड्स कहते हैं। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं तो उसी बात को हम लोग यहां से बोल रहे हैं क्या भाई, कि नाभिक से आर दूरी पर जाने पर यदि एक ऐसा गोलाकार जगह प्राप्त हो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो। ध्यान रखना है नाभिक से आर दूरी पर, अब ध्यान रखना है आर दूरी पर जाना है तो हर दिशा में आर दूरी पर ही जाना है। नहीं हर दिशा में आर दूरी पर तभी स्फेरिकल नोट्स बनेगा। नहीं अब ये नहीं कि R1 दूरी पर चले गए फिर R2 दूरी पर चले गए, ऐसा नहीं। एक आर दूरी पर गए, अब उसी आर दूरी पर सब जगह चेक कर रहे हैं। नहीं तो उस आर दूरी पर जब सब जगह चेक कीजिएगा सारे डायरेक्शन में तो एक स्फीयर बन जाएगा। नहीं तो आर दूरी पर गए और हमको वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के एक ऐसा गोलाकार जगह मिलने लगा, जब सब आर को मिलाने लगे नहीं तो एक ऐसा गोलाकार जगह मिलने लगा जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक है। नहीं तो नाभिक से आर दूरी पर जाने पर यदि एक ऐसा गोलाकार जगह प्राप्त हो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो, तो उसी जगह को गोलाकार नोड्स या स्फेरिकल नोड्स कहते हैं। बोलो दिक्कत है? नहीं तो अब स्फेरिकल नोट्स जैसे मान लो हमको अब चेक करना हुआ, नहीं भाई स्फेरिकल नोट्स चेक करते सबके लिए 1s के लिए 2s के लिए 3s के लिए चेक कर सकते हैं। नहीं तो चेक करते, ध्यान रखना है। चलो देखते हैं यहां पर, हम लोग देखें यहां से तो स्फेरिकल नोट्स हमको चेक करना है 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 4s के लिए, 5s के लिए मान लेते हैं। नहीं अब 1s के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं भाई, स्फेरिकल नोड्स। एस मतलब स्फेरिकल, एन का मतलब नोड्स। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो है n माइनस, इसका फॉर्मूला हम लिख चुके हैं n माइनस एल माइनस 1। अब निकालने की कोशिश करते 1s के लिए n का मान कितना, माइनस, s के लिए l का मान 0 माइनस 1, वैल्यू क्या आएगा, यानी 1s के लिए स्फेरिकल नोड्स का वैल्यू 0 आता है। नहीं चलो अगर हम 2s के लिए देखना शुरू करें, नहीं तो 2s के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n का मान 2, n का मान कितना है 2, नहीं l तो s के लिए l का मान 0, फिर कितना आएगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। नहीं तो अब सबको सॉल्व करने देखिए बढ़ता जाएगा, जैसे 3s के लिए निकालेंगे तो 3 माइनस 0 माइनस 1 वैल्यू क्या आएगा 2। चलो 4s के लिए निकालेंगे तो 3 आएगा, 5s के लिए, यानी कि जितना कक्ष संख्या होता है उससे एक कम। नहीं अगर स्फेरिकल नोट्स निकालना है तो जितना कक्ष संख्या होता है उससे एक कम, ध्यान रखना है। नहीं यानी अगर देखा जाए तो स्फेरिकल नोट्स के लिए जो हम लोग n माइनस एल माइनस 1 फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला को n माइनस 1 फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स आप निकाले हैं, नहीं उस फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा स्फेरिकल नोट्स। किसके लिए, अगर हम एस के लिए निकाल रहे हैं तो देख लो, नहीं लग रहा है क्या, नहीं देखो n माइनस 1 तो n मतलब कक्ष संख्या माइनस 1, नहीं तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1, नहीं हो जा रहा है क्या, यानी जितना कक्ष संख्या है उससे एक कम कर दिया जाए तो हम लोग क्या निकल जाएगा, स्फेरिकल नोट्स निकल जाएगा। इसमें दिक्कत है। चलो
अब जैसे फोटो समझने की कोशिश करते हैं, नहीं तो समझ सकते हैं, देखो तो देखा जाए, जैसे मान लो ये आपका नाभिक है, ठीक है, ये आपका नाभिक हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अगर हम देखें तो थोड़ा दूसरा कलर से हम लोग करते हैं इसको, देखो तो नाभिक से निकलते ही देख लो, यानी आप नाभिक से निकलिएगा आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी लगता है ना कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन सटा हुआ है, बिल्कुल वैसे बहुत कम डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, बस में आ रहा है। अब अगर ये 1s हो गया, अगर 2s को देखें, ये आपका 2s हो गया, बस में आ रहा है। ये आपका 3s हो गया। अब स्फेरिकल नोड्स, यानी हम बोलते हैं स्फेरिकल स्पेस, एक ऐसा स्फेरिकल स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो जाए। एक गोलाकार जगह मिलता है, नहीं परमाणु के अंदर एक गोलाकार जगह मिलता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, वही गोलाकार जगह स्फेरिकल नोड्स कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखें अगर, तो देखो तो ये हमारा हो गया 1s, नहीं तो नाभिक से निकलते ही इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, तो क्या 1s के लिए कोई नोट्स दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि आप नाभिक से निकले इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू, ध्यान रखना है। तो यहां पर 1s के लिए कोई स्फेरिकल नोट्स नहीं होगा। लेकिन देखो ये है आपका, ये 1s था, ये क्या था, तो 1s और 2s के बीच में एक एक गोलाकार जगह दिख रहा है, तो ये जो होगा ये नोट्स कहलाएगा, कहलाएगा नहीं। तो 1s और 2s के बीच में ये जो जगह है, ये जो एक जगह जो गोलाकार एक जगह दिखाई दे रहा है, वो 2s के लिए क्या होगा, नोड होगा कि नहीं होगा? क्या 2s के इलेक्ट्रॉन यहां पाए जाएंगे? नहीं, 2s के इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में इस जगह पर पाए जाएंगे नहीं। तो 2s के लिए स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे? 1। दिक्कत है। अगर 3s की बात करते हैं तो अब ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। क्या 3s के इलेक्ट्रॉन यहां पाए जाएंगे? यहां पाए जाएंगे? नहीं, यहां पाए जाएंगे नहीं। तो ये जो होगा ये भी आपका नोट्स कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो अगर नोट्स की हम लोग बात करते हैं, नहीं तो कोई बोलता है कि भाई 1s के लिए बताओ स्फेरिकल नोट्स कितने हैं, तो 1s के लिए स्फेरिकल नोट 0। काहे भाई? क्योंकि न्यूक्लियस से निकलते ही हमारी मुलाकात इलेक्ट्रॉन से हो जाती है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी नगण्य होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चिपक गया है, नहीं, इसका मतलब ये मत समझ लेना है अगर चिपक गया तब तो इलेक्ट्रॉन का गति शून्य, इलेक्ट्रॉन का गति शून्य नहीं। इस पर भी एक कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग, पढ़ेंगे हम लोग। मतलब कहानी ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका जब हम लोग मास याद करते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, नहीं ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। यानी इलेक्ट्रॉन जब गति में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं करता है, नहीं उस समय इसका ये मास रहता है। जैसे देखो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज है, ग्रेजुएशन में मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए, नहीं या फिजिक्स का जब ग्रेजुएशन में मिलेगा, या रिलेटिविस्टिक मोशन पढ़िएगा फिजिक्स में तो वहां मिलता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, जानिएगा तो आपको फायदा ही करेगा। रिलेटिविस्टिक मोशन, बोलिए, रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक ठीक है, याद हो गया? चलिए, जैसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको समझिएगा। जैसे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन आप लिखते हो, एक इलेक्ट्रॉन, इंटरेस्टिंग चीज है, नॉलेज के लिए जरूरी है, क्योंकि आप थोड़ा जान जाइए तो फायदा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग याद करते हैं ये, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास लिखे हैं, ये है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नहीं, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन का कब मेजर किया गया, जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, जीरो। ध्यान रखना है यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो होता है उस समय इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 केजी होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रहे ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, ठीक। अब समझना ये है, सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ते जाता है। नहीं, ध्यान रखना है, क्या हम लोग बोल रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा उसका, यही रिलेटिविस्टिक मास होता है, उसका रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता जाता है। ध्यान रखना है, वही है नहीं कहानी। यहां पर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नहीं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मान लिया गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कम करते गए, कम करते गए, नहीं, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कम करते, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कम कैसे कर सकते हैं, सवाल ये है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो अच्छा एक ऐसा निगेटिव पार्टिकल लाते हैं, एक ऐसा निगेटिव पार्टिकल ही लाते हैं, निगेटिव फील्ड, नहीं, जो इसको रिपल्सन क्रिएट करे। क्या करे, रिपल्सन क्रिएट करे, ठीक है। यानी एक माइनस चार्ज एक तरफ से आ रहा है तो हम एक और एक बड़ा सा माइनस चार्ज लेके उसके रास्ते में लगा दिए, नहीं, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ आ रहा है तेजी से, तो क्या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इसके नजदीक आते 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 कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम होगा, नहीं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कम करते 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 मेजर किया गया कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर हो जाए तो उस समय इसका मास क्या होगा, बस मेरा है। तो उस समय उसके मास को मेजर किया गया तो मेजर का वैल्यू आता है 9.1 × 10⁻³ केजी, बस मेरा है। तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं अगर उसके रास्ते में हम लोग कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही लगा दें तब, बस मेरा है। हाँ बोलिए, है नहीं, कक्ष में क्यों लगाएंगे, हमारे पास बहुत सारा साधन है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का, नहीं, हीट देंगे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, नहीं, लाइट डालने से मेटल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पर निगेटिव फोर्स लगाओ, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अपने आप कम होने लगेगा, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम होने लगे तो हम तो ये निकाल ही सकते हैं ना कि किसी भी सबस्टांस में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम किए ये आसानी से हम निकाल सकते हैं, बस मेरा है। चलिए अब उतना हम लोग डिस्कशन नहीं, तो कहानी बहुत लंबा चल जाएगा, नहीं, कहानी बहुत लंबा हो जाएगा। अभी समझना है कि इलेक्ट्रॉन के गति को किसी भी माध्यम से कम किया गया और कम किया गया उस समय इसका ये मास बताया गया, नहीं, तो कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास मानते हैं हम 9.1 × 10⁻³ केजी, बताओ ये रेस्ट में इसका मास है कि जब गति में रहता है उस समय मास है, तो ये इसका रेस्ट मास है, ये इसका गति वाला मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास चेंजेबल होता है, बदल जाएगा, ध्यान रखना है, जैसे जैसे वो गति में आएगा वैसे वैसे उसका मास क्या होगा, चेंज कर जाएगा। देखो जैसे इसमें एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना होता है, इसे थोड़ा ध्यान दो, M बराबर m0 बट्टा √1 - v बटा c का स्क्वायर। थोड़ा समझ लेते हैं, देखो यहां से है क्या, समझने की कोशिश करो, जस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां से me जो है ये है इलेक्ट्रॉन का मास गतिज ऊर्जा में, नहीं जब गति में है तब, ये क्या है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मास गति अवस्था में, गति अवस्था में, हाँ गतिशील अवस्था में, और ये है इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट अवस्था में,
रेस्ट अवस्था में, ये कहा गया। नहीं, अब समझो यहां पर जो भी है, ये भी क्या है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सी आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये प्रकाश का वेग है। ठीक है, इतना में दिक्कत है। अब थोड़ा इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखो। हम लोग यहां जो फॉर्मूला लिखे एम ई बराबर m0 रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर, यही ना है। ठीक है, अब ये बताओ कि यदि v बराबर c कर दिया जाए, नहीं यानी जो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसको किसी भी माध्यम से प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए, v बराबर c कर दिया जाए, तो अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो एम ई बराबर m0 बटा रूट अंडर 1 माइनस v और c बराबर हो गया, यानी c स्क्वायर बटा c स्क्वायर कट जाएगा। नहीं तो यहां से हम लोग को आ जाएगा m0 बटा रूट अंडर 1 माइनस 1 जीरो होगा, यहां भी 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, क्या आएगा 0। यानी कि हम लोग को देखा जाए तो m0 अब बटा में कितना 0, यानी कि वैल्यू क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर हम लोगों को कहा जा रहा है अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, जो कि नहीं होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किसी भी माध्यम से आप लाइट के वेलोसिटी के बराबर कर दीजिएगा, नहीं बस मेरा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी पूछता है, नहीं ये बात हम लोग को, ये फॉर्मूला हम लोग को प्रूव कर रहा है, गिवन बाय आइंस्टीन। बस मैं किसका दिया था ये आइंस्टीन के द्वारा, रिलेटिविटी का थ्योरी जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया था, उन्हीं का ये फॉर्मूला था। E बराबर mc स्क्वायर, बस में आ रहा है। तो ये रिलेटिविटी का ही एनर्जी का फॉर्मूला है, जो बिगर पार्टिकल्स पे लागू नहीं होता है, सिर्फ माइन्यूट पार्टिकल्स पे लागू होता है, ध्यान रखना है। नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होता है, तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया क्या कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 केजी होता है। नहीं ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये गतिशील अवस्था में मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे गति बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास भी क्या होगा बढ़ेगा। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो एक छोटा सा पॉइंट था, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी से बहुत सारा बात रहता है। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आए। तो ये स्फेरिकल नोट्स आपको समझ में आया, इसमें दिक्कत है? नहीं तो स्फेरिकल नोट्स का निकालना का भी आसान है, आसानी से हम निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो तो अगला हम लोग को देखा जाए तो इसमें एक हम लोग का आता है एंगुलर नोट्स, एक हम लोग को इसमें आता है एंगुलर नोट्स। देखा जाए तो एंगुलर नोट्स या इसी को प्लेनर नोट्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, याद रहेगा कि इसका नाम क्या है प्लेनर नोट्स या एंगुलर नोट्स। तो एक तो इसका मतलब यह समझ में आता है कि आप न्यूक्लियस को पकड़ लिए, नहीं अब न्यूक्लियस को पकड़ने के बाद जैसे एक चीज और हम लोग का छूट रहा है, यहां पर थोड़ा सा केयर करेंगे। देखो तो जैसे ये जो हम लोग का ग्राफ होता है, इसका ग्राफ भी खींचा जाता है, इसका ग्राफ ध्यान रखेंगे। जैसे 1s का ग्राफ अगर हम देखें तो आपको बुक में कुछ ऐसे खींचा रहता है,
इस तरह से। ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, नाभिक से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को दिखाता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा यहां पे अलग कर दिए हैं, थोड़ा और नजदीक रहता है। अब चलो ये क्या दिखा रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है, देखो तो ये न्यूक्लियस है हमारा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, देख रहे हो। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का मान क्या है, बहुत ज्यादा, देख रहे हो यहां से यहां तक है, यानी न्यूक्लियस के जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे भाई, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का मान घट रहा है ना, नहीं, न्यूक्लियस से और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और घट जाएगी, घटेगी नहीं। तो कहने का सेंस ये है कि न्यूक्लियस से हम लोग निकले, इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना यहां पर सबसे ज्यादा है, नहीं। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे कहां पहुंच जाएंगे, नोड्स के पास। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, नहीं। तो जब न्यूक्लियस के पास थे एकदम नजदीक, तो उस समय इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, नहीं। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, कम होती जाएगी। इसमें दिक्कत है। तो 1s का ग्राफ ऐसा बनाया रहता है आपके बुक में। आप 2s का ग्राफ देखोगे तो 2s का ग्राफ ऐसा बनाएगा, देख लो भाई, ये फिर वही लाइन है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, और ये नाभिक से दूरी, नहीं। तो 2s का ग्राफ अगर बनाए तो देखो कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ हम लोग को बुक में दिया रहता है, नहीं। अब इसको समझो, नहीं। तो पहले क्या समझ में आता है कि जब नाभिक के नजदीक हैं उस समय तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा। जैसे ही नाभिक से दूर गए, यहां पर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम हो गई, नहीं। फिर हम लोग और नजदीक और दूर गए तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और कम हो गई, नहीं। अब देखो यहां पर आए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो गई, 0, नहीं। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट, इसे क्या कहेंगे, नोड्स। तो 2s के लिए एक नोड्स आता है कि नहीं आता है, आता है, नहीं। अब देखो यहां से फिर हम जैसे ही हम लोग अब नाभिक से, देखो यहां पे नाभिक से दूर जाने लगे तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना फिर बढ़ने लगी कि नहीं बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। यहां पर देख लो, नाभिक से शुरू किए, शुरू में इलेक्ट्रॉन मिलता गया मिलता गया, अब आप कहां पे आ गए, नोड्स, यानी यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। तो ये वही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां ग्राफ आके सट गया है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0, नहीं। अब देखो हम लोग यहां से बढ़ते गए, यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर यहां पर दूसरा कक्ष आ गया कि नहीं आ गया, और फिर से यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होने लगी कि नहीं होने लगी। तो ग्राफ फिर से क्या होगा, ऊपर जाने लगा कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। अब सेम कोई कहता है कि बाबू 3s का ग्राफ बनाओ, तो क्या 3s का ग्राफ नहीं बनेगा, ये हुआ। अब 2 बार नोट्स कर देंगे, दिक्कत है, नहीं। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये था 1s का, बोलिए दिक्कत है, किसी को परेशानी है तो बोलिएगा, बोल सकते हैं, नहीं। तो यहां पर अब नोट्स कय गो हो गया, यहां पर नोट्स है और यहां पर नोट्स है। तो 3s के लिए, 3s के लिए, ये 3s है आपका, 3s के लिए नोट कय गो, एगो आए देगो होगा, बोलिए। कक्ष में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता बढ़ते जाती है, पहला बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती जाती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता बढ़ते जाती है। अब कोई बड़ा कक्ष है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, नहीं, और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं, 3d1, नहीं, पहला बात। दूसरा बात, अब बहु का नियम है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहीं और भरे चाहे मत भरे, 1s में पक्का भरेगा। तो ये क्या करा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, ये नहीं करा इलेक्ट्रॉन की संख्या की संभावना, दोनों बातों में अंतर है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और संख्या की संभावना, आप संख्या की बात कर रहे हैं,
आप बोल रहे हैं सर संख्या बढ़ते आती है, नहीं, लेकिन क्या पाए जाने की संभावना बाहरी कक्ष में ज्यादा होगी कि 1s में ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा होगी भाई। नहीं, कहीं और भरे चाहे मत भरे, 1s में तो पक्का भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहीं और पाया जाए चाहे नहीं पाया जाए, नाभिक के बगल वाले कक्ष में पक्का पाया जाएगा। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो संख्या और पाए जाने की संभावना दोनों में अंतर है, दिक्कत है। चलिए, तो आज के क्लास में तहीं पढ़ते हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा बात हो गया। चलिए।